हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोगों की यहां पर क्लास 6 की एनसीईआरटी साइंस चल रही है। आज आपका इसी क्रम में चैप्टर नंबर 12 है। यहां पर हम लोग विद्युत तथा परिपथ अध्याय को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है। यहाँ पर हम विद्युत का उपयोग जो है अपने बहुत सारे कार्यों को आसान बनाने के लिए करते हैं। जैसे यहाँ उदाहरण दिया गया है कि हम विद्युत का उपयोग कुएं से पंप के द्वारा जल बाहर निकालने के लिए अथवा जमीन की सतह से जल को छत पर जो टंकी रखी हुई है उस तक पहुंचाने के लिए उपयोग करते हैं। इसके अलावा अन्य बहुत सारे काम हैं जहां पर हम विद्युत का उपयोग करते हैं। जैसे रात को जब सूर्य छिप जाता है तो सूर्य के छिपने के बाद भी विद्युत हमारे घरों, सड़कों, दफ्तरों, फैक्ट्रियों को प्रकाशित करती है। यह रात में लगातार काम करने में हमारी सहायता करती है। विद्युत हमें बिजली घर से प्राप्त होती है, फिर भी जो विद्युत की आपूर्ति है ये ठप हो सकती है या कई स्थानों पर अनुपलब्ध भी हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करते हैं? ऐसी स्थिति में हम लोग प्रकाश के लिए टॉर्च का उपयोग करते हैं। टॉर्च में एक बल्ब होता है और जब इसका स्विच हम दबाते हैं तब यह प्रकाश देने लगता है। तो वास्तव में टॉर्च को विद्युत कहाँ से मिलती है वो हम जानने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर फिर विद्युत सेल की कहानी बताई गई है कि विद्युत सेल क्या होता है। तो देखिए, टॉर्च के बल्ब को विद्युत जो है वो विद्युत सेल से मिलती है। विद्युत सेल का उपयोग विद्युत स्रोत के रूप में अलार्म घड़ी, कलाई घड़ी, रेडियो कैमरा और अन्य युक्तियों में किया जाता है। आपने कभी विद्युत सेल को देखा है? तो देखा होगा आपने, इस तरह का विद्युत सेल होता है। हालांकि छोटे छोटे विद्युत सेल भी होते हैं। इसके एक ओर जो है धातु की टोपी होती है। एक ओर यहां पर आप देख पा रहे हैं धातु की एक टोपी है और दूसरी ओर जो है धातु की डिस्क या चक्रिका होती है। नीचे की तरफ धातु की डिस्क या चक्रिका होती है। और देखिए, इसका एक सिरा जो है धनात्मक होता है और दूसरा जो है ऋणात्मक होता है। विद्युत सेल में जो धातु की टोपी होती है वो उसका धनात्मक सिरा होता है और धातु की डिस्क वाला जो सिरा होता है वो ऋणात्मक सिरा होता है। यानी ये वाला हिस्सा जो है ये पॉजिटिव वाला हिस्सा है और ये वाला हिस्सा जो है नेगेटिव वाला हिस्सा है। सभी विद्युत सेलों में दो सिरे होते हैं जिनमें एक धनात्मक टर्मिनल सिरा और दूसरा जो है ऋणात्मक टर्मिनल सिरा होता है। विद्युत सेल में जो है संचित रासायनिक पदार्थों से सेल जो है विद्युत उत्पन्न करता है। जब विद्युत सेल में संचित रासायनिक पदार्थ जो हैं इस्तेमाल कर लिए जाते हैं या उनकी जो अवधि है वो समाप्त हो जाती है, उसके बाद क्या होता है? विद्युत सेल काम करना बंद कर देते हैं, विद्युत देना बंद कर देते हैं। तो ऐसे में हम क्या करते हैं? उन्हें निकालकर फेंक देते हैं या फिर उन्हें चेंज कर देते हैं। अब देखिए, यहाँ चेतावनी का एक साइन लगा हुआ है। तो आपने विद्युत खंभों, विद्युत उपकेंद्रों और अन्य स्थानों पर इस प्रकार के चिन्ह देखे होंगे। यह दर्शाता है कि विद्युत का उपयोग उचित रूप से न किया जाए तो यह अत्यंत खतरनाक हो सकती है। तो यदि विद्युत और विद्युत युक्तियों को असावधानी पूर्वक बढ़ता जाए तो एक गंभीर चोट अथवा मृत्यु तक का कारण बन सकती है। तो आपने इस तरह की चेतावनी देखी होगी विद्युत उपकरणों पर, खास करके यहाँ पर ट्रांसफार्मर वगैरह या विद्युत के जंक्शन वगैरह बने हुए हैं, वहां पर इस तरह का साइन बोर्ड लगा हुआ देखा होगा। आपको कभी भी विद्युत के तारों या सॉकेट आदि के प्रयोग करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। यह भी याद रखिए कि स्वभाव जनित्र यानी जो पोर्टेबल जनरेटर हैं इनके द्वारा उत्पन्न विद्युत भी इतनी ही खतरनाक होती है। यानी जो आपके जनरेटर होते हैं, पोर्टेबल जनरेटर होते हैं, उनकी विद्युत भी खतरनाक होती है। तो यहां पर वही सब चीजें बताई गई हैं कि विद्युत के उपयोग में हमें सावधानी बरतनी चाहिए। अब यहाँ पे टॉर्च के बल्ब की संरचना दिखाई गई है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये जो हिस्सा है यहाँ पर ये तंतु वाला हिस्सा है बल्ब में। इसके अलावा यहाँ पर ये टर्मिनल वाला हिस्सा है। ये टर्मिनल, एक टर्मिनल इसका ये वाला हिस्सा है। देखिए, एक टर्मिनल का तार जो है यहाँ से ऐसे करके यहाँ तक जा रहा है, ठीक है, तंतु तक जुड़ रहा है। और एक दूसरा टर्मिनल है, ये वाला टर्मिनल, इसका भी एक तार यहाँ से ऐसे करके जा रहा है और ये यहाँ जुड़ रहा है। और ऊपर यहाँ पर तंतु लगा हुआ है, फिलामेंट लगा हुआ है। तो यहाँ पर इसी के बारे में, इसकी संरचना के बारे में बताया गया है कि टॉर्च का बल्ब जो है वो कैसे कार्य करता है। तो आपको क्या करना है? यहाँ पर एक क्रियाकलाप एक दिया गया है। आपको यहाँ पर एक टॉर्च लेनी है और आपको इसके बल्ब को देखना है। अपने अध्यापक की सहायता से आप क्या करेंगे? टॉर्च से बल्ब को बाहर निकालेंगे। तो यहाँ पर जब आप टॉर्च का जो बल्ब है, जब टॉर्च का स्विच ऑन करेंगे तो आप देखेंगे कि बल्ब का कौन सा भाग दीप्त होता है। तो बल्ब का जो तंतु वाला पार्ट होता है वही दीप्त होता है। यानी प्रकाश उत्सर्जित करने वाले पतले तार को बल्ब का तंतु कहते हैं। और यह तंतु जो है दो मोटे तारों के बीच लगा होता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, तंतु जो है इसे फिलामेंट बोलते हैं। तो ये दो मोटे तारों के बीच लगा होता है। यानी दो मोटे तार आप देख रहे हैं, एक तार ये आ रहा है और एक तार ये आ रहा है, तो इनके बीच में ये लगा हुआ है। तो यही वास्तव में दीप्त होता है। ये मोटे तार तंतु को आधार प्रदान करते हैं। इन मोटे तारों में से एक मोटा तार बल्ब की सतह पर धातु के ढांचे से जुड़ा होता है, वहीं दूसरा मोटा तार जो है आधार केंद्र पर धातु की नोक से जुड़ा होता है। बल्ब के आधार पर धातु का ढांचा तथा धातु की नोक बल्ब के दो टर्मिनल हैं। बल्ब में भी दो टर्मिनल होते हैं। ये दोनों टर्मिनल इस प्रकार लगाए जाते हैं कि एक दूसरे को न छुएं।
घरों में उपयोग होने वाले विद्युत बल्बों की भी ऐसी ही संरचना होती है। तो इस प्रकार विद्युत सेल तथा विद्युत बल्ब जो है इन दोनों में ही दो दो टर्मिनल होते हैं, चाहे विद्युत सेल हो या विद्युत बल्ब हो, दोनों में ही दो दो टर्मिनल देखने को मिलते हैं। अब यहां पे फिर से चेतावनी दी गई है, बताया गया है कि विद्युत सेल के दो टर्मिनल से जुड़े तारों को स्विच तथा बल्ब जैसी युक्ति को बीच में जोड़े बिना आपस में कदापि न मिलाएं। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आप ये जो बल्ब है इसको डायरेक्ट बैटरी से कनेक्ट कर देंगे तो क्या होगा, बैटरी की खपत ज्यादा होगी क्योंकि आपने बीच में कोई स्विच नहीं लगाया है। और यदि आप बीच में स्विच लगा देंगे तो क्या होगा, स्विच लगाने से ये होगा कि जब आप इसको ऑन करेंगे तभी ये दीप्त होगा, तभी ये प्रकाश देगा, अन्यथा ये प्रकाश नहीं देगा। तो ऐसे में जो सेल की खपत है वो भी कम हो जाएगी। तो यहां पर वही बताया गया है कि विद्युत सेल के दो टर्मिनलों से जुड़े तारों को स्विच और बल्ब जैसी युक्ति को बीच में जोड़े बिना आपस में कदापि न मिलाएं। और अगर आप ऐसा करते हैं तो विद्युत सेल के रासायनिक पदार्थ बड़ी तेजी से खर्च हो जाएंगे और सेल जो है कार्य करना बंद हो जाएगा। तो ये बात यहां पे बताई गई है। विद्युत सेल से जुड़ा हुआ बल्ब, अब यहां पर फिर से क्रियाकलाप दिया गया है और क्रियाकलाप में विद्युत सेल से बल्ब को जोड़ा गया है। तो यहां पर क्रियाकलाप के माध्यम से आप देख पा रहे हैं कैसे करके जोड़ा गया है। यहां पे विभिन्न रंगों के प्लास्टिक का आवरण चढ़े विद्युत तार के यहां पे 4 टुकड़े लिए गए हैं। प्रत्येक तार के टुकड़े के दोनों सिरों से प्लास्टिक आवरण को हटा दिया गया है। इस तरह से प्लास्टिक आवरण को हटा दिया गया है। इस प्रकार दोनों सिरों पर धातु का तार जो है अनावृत हो जाएगा और दो तारों के अनावृत भागों को विद्युत सेल और दूसरे दो बल्ब से आपको जोड़ देना है। यानी दो तार तो आपको किससे जोड़ने हैं, एक तो बल्ब के पॉजिटिव सिरे से और दूसरा नेगेटिव सिरे से। ठीक ऐसे ही जो आपका विद्युत बल्ब है उसके भी सिरे से आपको जोड़ देना है, यानी एक इस टर्मिनल से एक दूसरा इस टर्मिनल से, और बाद में आप इन दोनों तारों को इस सेल पर कनेक्ट करेंगे तो बल्ब क्या होगा, बल्ब दीप्तमान हो जाएगा, बल्ब जलने लगेगा। तो यहां पे बोला गया है कि बल्ब के साथ तारों को जोड़ने के लिए आप विद्युत रोधी टेप, यानी विद्युत रोधी जो टेप होता है बिजली के मिस्त्री से इस्तेमाल करते हैं वो टेप, और सेल के लिए रबड़ बैंड या टेप का उपयोग कर सकते हैं। अब बल्ब तथा विद्युत सेल को अलग अलग 6 भिन्न ढंगों से जोड़ा जाएगा और प्रत्येक में बताना है कब बल्ब यहाँ पे जल रहा है कब नहीं जल रहा है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो देखिए इस स्थिति में तार जुड़े हुए हैं, यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, और दोनों स्थिति में यहाँ पर पहले ए वाली स्थिति में तार जुड़ा हुआ है, तार जुड़ने से क्या हुआ, बल्ब जल रहा है। यहाँ पे बी वाली स्थिति में क्या है, एक तार जुड़ा है जबकि दूसरा जुड़ा हुआ नहीं है तो बल्ब प्रकाशमान नहीं हो रहा है। सी वाली स्थिति में यही है, सी वाली में नेगेटिव सिरे का तार तो जुड़ा है लेकिन धनात्मक सिरे का तार नहीं जुड़ा है तो ये बल्ब नहीं जल रहा है। आगे फिर से दिखाया गया है, आगे क्या दिखाया गया है कि हमने दोनों तार जो हैं दोनों ही तार बैटरी के नेगेटिव सिरे से जोड़ दिए हैं तो भी बल्ब यहाँ पे नहीं जल रहा है। अगले स्थिति में हमने क्या किया है, दोनों तार जो है धनात्मक सिरे से जोड़ दिए हैं तो भी बल्ब नहीं जल रहा है। फिर यहाँ पे स्थिति का परिवर्तन किया है, हमने एक सिरा जो है पॉजिटिव वाले को नेगेटिव पे, नेगेटिव वाला पॉजिटिव, यहाँ पे बल्ब जल गया। यानी कहने का मतलब यह है कि बल्ब तभी जलेगा जब दोनों सिरे जो है, चाहे बल्ब के दोनों सिरे हों या बैटरी के दोनों सिरे दोनों हों, वो जब मिले हों तभी बल्ब जलेगा। अगर आप ये कोशिश करेंगे कि दोनों तार हम किसी एक सिरे पे ही लगा दें, किसी एक सिरे से लगा के बल्ब जला लें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो यहां पर वही सब कहानी बताई गई है। अब आगे यहां पर विद्युत परिपथ के बारे में बताया गया है। तो क्रियाकलाप 2 में आपने विद्युत सेल के एक टर्मिनल को तार द्वारा बल्ब से होते हुए विद्युत सेल के दूसरे टर्मिनल से जोड़ा है। तो ध्यान से आपने चित्र भी देखा है, चित्र 12.5 ए आपने देखा होगा, यहां पर आप देख पा रहे हैं जैसा कि चित्र ये है, ठीक है, ये आपने चित्र यहां पर देखा होगा ये वाला। तो यहां पर आपने चित्र में एक 12.5 एफ चित्र भी है। तो इनकी व्यवस्थाओं में विद्युत सेल के 2 टर्मिनल बल्ब के 2 टर्मिनलों से जोड़े गए हैं और इस प्रकार की व्यवस्था विद्युत परिपथ का एक उदाहरण है। विद्युत परिपथ जो है विद्युत सेल के 2 टर्मिनलों के बीच विद्युत प्रवाह के संपूर्ण पथ को दर्शाता है। बल्ब केवल तभी दीप्त होता है, कभी जलता है, जब परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो यहां पर आपको हमेशा ध्यान रखना है कि विद्युत परिपथ तभी पूर्ण होगा जब तार जो है अपनी सही पोजीशन पे जोड़े जाएं। किसी विद्युत परिपथ में, जैसा कि चित्र 12.6 में दर्शाया गया है, विद्युत धारा की दिशा विद्युत सेल के टर्मिनल धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल की ओर होती है। यानी यहां पर जैसा कि चित्र में आप देख पा रहे हैं, जो विद्युत धारा की दिशा कैसी होती है, धनात्मक टर्मिनल से ऐसे करके ऋणात्मक टर्मिनल की ओर होती है। तो यहाँ पे विद्युत परिपथ में धारा की जो दिशा है वो बताई गई है। तो हमेशा आपको याद रखना है कि विद्युत सेल में जो धारा की दिशा होती है, विद्युत धारा की दिशा होती है वो धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल की ओर होती है। जब बल्ब के टर्मिनलों को तार के द्वारा विद्युत सेल के टर्मिनलों से जोड़ा जाता है तो बल्ब के तंतु से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है और यह विद्युत धारा जो है बल्ब को दीप्तिमान करती है।
कभी कभी विद्युत बल्ब विद्युत सेल से जुड़े होने के पर भी दीप्त नहीं होते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में बल्ब फ्यूज हो सकता है या फिर बल्ब में कोई और डिफेक्ट हो सकता है। फ्यूज का मतलब ये है कि बल्ब का जो तंतु है वो टूटा हुआ हो तो बल्ब फ्यूज होगा। अब देखिए यहां पर आगे फिर से क्रियाकलाप आ गया है, क्रियाकलाप नंबर 3। तो यहां पर क्या किया गया है, एक टॉर्च बल्ब और तार का एक टुकड़ा लीजिए। पहले की तरह तार के दोनों सिरों से प्लास्टिक आवरण को हटाना है और जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है कि आपको क्या करना है, यहाँ पर तार का जो एक हिस्सा है इसको बल्ब के जो एक साइड वाला जो यहाँ पर टर्मिनल है इससे जोड़ देना है और बाद बाकी जो एक टर्मिनल है इसको सीधा बैटरी के यानी सेल के धनात्मक टर्मिनल पे रखना है। तो क्या बल्ब जलेगा, तो देखिए बल्ब यहाँ पे जल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे विद्युत बल्ब के फ्यूज होने के कारण बताए गए हैं। विद्युत बल्ब कई कारणों से फ्यूज हो सकता है। बल्ब के तंतु का खंडित होना, बल्ब का तंतु खंडित होने के कारण विद्युत सेल के टर्मिनलों के बीच जो विद्युत धारा का परिपथ है टूट जाता है, इसलिए फ्यूज बल्ब के तंतु से विद्युत धारा प्रवाहित होने की वजह से यह दीप्तमान नहीं होता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है। इसके बाद बात करते हैं विद्युत स्विच की। तो जैसा कि अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि हमें कभी भी विद्युत सेल को विद्युत बल्ब से बिना स्विच के नहीं जोड़ना चाहिए। अगर हम बिना स्विच के जोड़ रहे हैं तो क्या होगा, हमारी बैटरी की खपत जल्दी होगी। विद्युत स्विच से हमें ये फायदा होता है कि जब हमारी मर्जी होगी, जब हमें जरूरत होगी, तब हम इसको दबाकर इसको ऑन कर सकते हैं। तो घर में तैयार की गई टॉर्च को ऑन अथवा ऑफ करने में विद्युत बल्ब को विद्युत सेल की नोक से स्पर्श कराते हैं या अथवा हटाते हैं। तो यहाँ पर क्या है, यह एक विद्युत स्विच था, इसे उपयोग करना सुविधाजनक नहीं है। हम अपने उपयोग के लिए दूसरा सरल और सुविधाजनक स्विच बना सकते हैं। यहाँ पर क्रियाकलाप के माध्यम से स्विच बनाया गया है। इसके लिए आपको क्या क्या सामग्री चाहिए, आप 2 ड्राइंग पिन, एक सुरक्षा पिन, सेफ्टी पिन, ये ड्राइंग पिन है, ये सेफ्टी पिन है, 2 तार, थर्माकोल या लकड़ी के बोर्ड से एक विद्युत स्विच तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सुरक्षा पिन जो है आपकी सेफ्टी पिन है, तो सुरक्षा पिन की रिंग में एक ड्राइंग पिन लगाकर इसे थर्माकोल शीट पर गाड़ दीजिए, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। और यह सुनिश्चित कीजिए कि सुरक्षा पिन जो है आसानी से मुड़ जाए, आसानी से जो दूसरी वाली पिन है उसकी तरफ मुड़ जाए या जुड़ जाए उससे, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इस तरह से जुड़ जाए। आगे आप देख पा रहे हैं इस तरह से जुड़ जाए, ठीक है। तो जब ये इस तरह से जुड़ी होगी तो क्या होगा, हमारा बल्ब जो है ऑन स्थिति में होगा। और जब ये इससे अलग होगी तो क्या होगा, हमारा स्विच जो है विद्युत परिपथ जो है टूटा हुआ होगा, यानी धारा प्रवाहित नहीं हो रही, विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही होगी। तो यहाँ पर वही चीज बताई गई है कि जब सुरक्षा पिन दोनों ड्राइंग पिनों से स्पर्श करता है तब वह दोनों ड्राइंग पिनों के बीच के रिक्त स्थान को भरता है, तब इस स्थिति को जो है स्विच को ऑन कहते हैं। चूंकि सुरक्षा पिन का पदार्थ जो है विद्युत धारा को अपने में से प्रवाहित होने देता है, अतः विद्युत परिपथ पूरा हो जाता है और इस तरह बल्ब दीप्तमान होता है। यानी कि यहाँ पर आप देखेंगे जो आपकी सेफ्टी पिन है किसकी बनी है, धातु की बनी है। तो धातु की बनी होने की वजह से धातु क्या करती है, धातु विद्युत धारा को अपने में से प्रवाहित होने देती है। तो जब हम इस पिन को दूसरे वाले टर्मिनल पर यहाँ पे जोड़ते हैं, यहाँ पर जो आपकी जो ड्राइंग पिन है इसमें जोड़ते हैं, तो क्या होता है, परिपथ पूरा हो जाता है। परिपथ पूरा होने की वजह से हमारा बल्ब दीप्तिमान हो जाता है। इसके विपरीत जब सुरक्षा पिन दूसरी ड्राइंग पिन से स्पर्श नहीं करती तो विद्युत बल्ब दीप्तमान नहीं होता। इस तरह ड्राइंग पिनों के बीच का रिक्त स्थान बंद नहीं होता और परिपथ पूरा नहीं होता। तो इस दशा में स्विच ऑफ कहलाता है। देखिए, स्विच जो है एक सरल युक्ति है जो परिपथ को जोड़ या तोड़ सकती है। घरों में स्विच का उपयोग बल्ब को दीप्तमान करने अथवा अन्य युक्तियों को चलाने के लिए या बंद करने के लिए हम लोग करते हैं। अब देखिए, यहां पर विद्युत चालक और विद्युत रोधक की बात की गई है। तो हमने अपने सभी क्रियाकलापों में विद्युत को पूरा करने के लिए धातु के तार का उपयोग किया है। विद्युत परिपथ को पूरा करने के लिए हमने क्या किया है, हमने धातु के तार का उपयोग किया है। तो यहां पर वही सब चीजें बताई गई हैं। आगे यहां पर देखिए टॉर्च की संरचना दी गई है। टॉर्च की जो आंतरिक संरचना है वो यहां पर दर्शाई गई है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ये इस तरह की टॉर्च होती है। टॉर्च के बीचों बीच में यहाँ पे बल्ब होता है, ठीक है। ये फिलामेंट है ये वाला हिस्सा। बल्ब के साइड में आपने देखा होगा ये परावर्तक यहाँ पर लगा होता है। एक तरह का यहाँ पर गिलास होता है जिसपे क्या होता है, प्रकाश यहाँ पे लगता है तो इससे प्रकाश आगे की तरफ फैल जाता है। टॉर्च के बाहर जो है प्लास्टिक का आवरण होता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं स्लाइड स्विच है। अंदर आपकी टॉर्च में 2 विद्युत सेल लगे होते हैं, जैसा कि आप यहाँ इस व्यवस्था में देख पा रहे हैं। तो ये टॉर्च की जो है आंतरिक भाग है, आंतरिक आरेख है। अब देखिए फिर से यहां पर क्रियाकलाप नंबर 5 आ गया है। तो क्रियाकलाप 4 के लिए प्रयुक्त विद्युत परिपथ से
स्विच को आपको अलग करना है। ऐसा करने से आपको चित्र जैसा कि दिखाया गया है इसके अनुसार दो स्वतंत्र तारों के सिरे मिल जाएंगे। इन तारों के दोनों सिरों को एक दूसरे के समीप लाएं ताकि एक दूसरे को स्पर्श करें। क्या बल्ब जल उठता है? हाँ, जल उठता है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर ये जो सिरे जो है इनको दूर किया गया है, अगर आप इनको फिर से क्लोज करेंगे, पास में लाएंगे तो बल्ब जल जाएगा। अब यहाँ पे सेकंड सिचुएशन में क्या किया गया, बी वाले में क्या किया गया है कि इन दो तारों के मध्य एक धातु की चाबी रखी गई है। तो धातु की चाबी रखने से क्या होगा, बल्ब जल जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है धातुएं जो है अपने में से विद्युत धारा को प्रवाहित होने लेती हैं। अब आप यहाँ पर ये जांचने का प्रयास करेंगे कि किन किन पदार्थों से होकर विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होती है। सिक्के, कॉर्क, रबड़, कांच, चाबियां, पिन, प्लास्टिक का स्केल, लकड़ी का गुटका, एल्यूमिनियम की पत्ती, मोमबत्ती, सिलाई मशीन की सुई, थर्मोकोल, कागज और पेंसिल की लीड आदि एकत्रित करनी है और इनमें देखना है कि किस में से विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो रही है। तो सबसे पहले चाबी की बात करते हैं। तो चाबी जो है धातु की बनी होती है और जैसा कि हमने बताया था धातुएं विद्युत की अच्छी सुचालक होती हैं, विद्युत को ये प्रवाहित होने देती हैं, तो बल्ब इससे जल उठता है। रबड़ इरेजर की बात करें तो रबड़ जो है विद्युत की कुचालक है, तो रबड़ जो है अपने में से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होने देती है। तो अगर रबड़ को हम दो तारों के बीच में लगाएंगे तो ये बल्ब नहीं जलेगा। स्केल अगर प्लास्टिक की है और स्केल अगर स्टील की है तो बल्ब जल जाएगा। अगर प्लास्टिक की है तो बल्ब नहीं जलेगा। माचिस की तीली लकड़ी जो है विद्युत की कुचालक होती है। अगर हम तारों की जगह पे लकड़ी लगाएंगे तो लकड़ी से भी बल्ब नहीं जलेगा। कांच की चूड़ी, कांच भी जो है विद्युत का कुचालक होता है, तो कांच अगर हम लगाएंगे तारों के स्थान पर तो भी बल्ब नहीं जलेगा। लोहे की कील जो है धातु की बनी होती है, तो क्या होता है, तो बल्ब जल उठता है, यानी बल्ब जल जाएगा। तो यहां पर हमने जाना है कि कुछ पदार्थ जो हैं अपने अंदर से विद्युत धारा को प्रवाहित होने देते हैं और जो पदार्थ विद्युत धारा का प्रवाह होने देते हैं वे विद्युत चालक हैं, और वे पदार्थ जो विद्युत धारा का प्रवाह अपने से नहीं होने देते हैं वो विद्युत के रोधक हैं। तो विद्युत रोधक अपने अंदर से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते हैं। तो आपने ये जो सूची दी गई है इसमें से आइडेंटिफाई कर लिया होगा कि कौन कौन से पदार्थ जो हैं विद्युत धारा के चालक हैं और कौन कौन से पदार्थ जो हैं विद्युत धारा के रोधक हैं। अब देखिए यहां पर आगे आपने जो क्रियाकलाप वगैरह किए थे उनके बारे में बताया गया है। चूंकि स्विच के दो ड्राइंग पिन के बीच में जब केवल वायु थी तो बल्ब दीप्तमान नहीं होता है। इसका तात्पर्य यह है कि वायु भी विद्युत की रोधक है। यानी कहने का मतलब यह है, आपके मन में ये आएगा, क्या जो वायु है वो विद्युत की सुचालक है? नहीं। देखिए जिस समय हमारा स्विच जो है, इस तरह के जो स्विच थे जिसमें एक सेफ्टी पिन लगी हुई थी, इस तरह की सेफ्टी पिन एक लगी हुई थी, ये पृथक था, तो आपने देखा था तब भी बल्ब नहीं जल रहा था। न जलने का रीजन ये था कि इनके बीच की जो वायु है वो विद्युत की कुचालक है, सुचालक नहीं है। यानी वायु जो है विद्युत की रोधक होती है। विद्युत चालक तथा विद्युत रोधक हमारे लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। स्विच, विद्युत प्लग, सॉकेट सुचालक पदार्थों से बनाए जाते हैं। दूसरी ओर विद्युत तारों, प्लग के ऊपर के भाग, स्विच तथा विद्युत उपकरणों के अन्य भाग जिन्हें लोग स्पर्श करते हैं, इनको बनाने के लिए रबड़ तथा प्लास्टिक का उपयोग होता है। यानी आपने स्विच वगैरह के जो ऊपर के मटेरियल देखे हैं वो प्लास्टिक के बनाए जाते हैं। तारों के ऊपर जो पीवीसी का इंसुलेशन होता है वो भी इसलिए किया जाता है ताकि किसी को करंट न लगे, कोई विद्युत से प्रभावित ना हो। चेतावनी दी गई है, आपका शरीर जो है यानी मनुष्यों का जो शरीर है विद्युत का बहुत अच्छा चालक है। तो जब भी आप विद्युत उपकरणों का इस्तेमाल करें तब आपको ध्यान रखनी है कि आप उनसे एकदम संपर्क में ना आए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको क्या है, झटका लग सकता है या फिर आपकी मृत्यु भी हो सकती है या कोई बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। तो यहाँ पर चैप्टर का सारांश दिया गया है। यहाँ पे बताया गया है कि विद्युत सेल विद्युत का एक स्रोत है। आगे बोला गया है विद्युत सेल में दो टर्मिनल होते हैं, एक धन टर्मिनल और दूसरा जो है ऋण टर्मिनल। विद्युत बल्ब में एक फिलामेंट होता है जो इसके टर्मिनलों से जुड़ा होता है। विद्युत धारा प्रवाहित होने पर विद्युत बल्ब जो है दीप तोड़ता है। बंद विद्युत परिपथ में विद्युत धारा विद्युत सेल के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक प्रवाहित होती है। स्विच जो है एक सरल युक्ति है जो विद्युत धारा के प्रभाव को रोकने या प्रारंभ करने के लिए परिपथ को तोड़ता अथवा पूरा करता है। जिन पदार्थों से होकर विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है वे विद्युत के चालक कहलाते हैं। जिन पदार्थों से होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है वो विद्युत के रोधक कहलाते हैं। आगे यहां पर अब अभ्यास प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। एक युक्ति जो परिपथ को तोड़ने के लिए उपयोग की जाती है ये क्या कहलाती है? स्विच कहलाती है। ये स्विच कहलाती है। एक विद्युत सेल में कितने टर्मिनल होते हैं? दो टर्मिनल होते हैं, एक धनात्मक दूसरा ऋणात्मक। आपको सही गलत बताने हैं।
विद्युत धारा धातुओं से होकर प्रवाहित हो सकती है? हाँ, हो सकती है। धातुएं जो हैं विद्युत की सुचालक हैं। विद्युत परपथ बनाने के लिए धातु के तारों के स्थान पर जूट की डोरी प्रयुक्त कर सकते हैं? नहीं, जूट की डोरी जो है विद्युत की सुचालक नहीं है, तो हम इसको प्रयोग नहीं कर सकते हैं। विद्युत धारा थर्मोकोल की सीट से होकर प्रवाहित हो सकती है? नहीं, थर्मोकोल की सीट से होकर प्रवाहित नहीं हो सकती है। आगे यहाँ पे व्याख्या कीजिए कि चित्र 12.13 में दर्शाई गई व्यवस्था में बल्ब क्यों नहीं दीप्तमान होता है। देखिए, हमने क्या किया है कि यहाँ पर इन तारों के बीच में एक पेचकस रख दिया है, तो पेचकस का अगला वाला भाग तो धातु का बना है, लेकिन पीछे वाली इसकी जो मूठ है वो किसकी बनी हुई है? वो बनी हुई है फाइबर की या रबड़ की बनी हुई है। तो जैसा कि हमने अभी ऊपर बताया था, रबड़ या प्लास्टिक जो है विद्युत की सुचालक नहीं होती बल्कि कुचालक होती है, तो इसी वजह से यहाँ पर ये बल्ब नहीं जल रहा है। आगे वो चित्र दिया गया है, चित्र 12.14 में दर्शाए गए आरेख को पूरा कीजिए और बताइए कि बल्ब को दीप्तमान करने के लिए तारों के स्वतंत्र सिरों को किस प्रकार जोड़ना चाहिए। यानी इस तार को हम यहाँ पे अगर जोड़ देंगे तो ये बल्ब जल उठेगा, यानी नीचे की तरफ जोड़ देंगे तो बल्ब ये जल उठेगा। विद्युत स्विच को उपयोग करने का क्या प्रयोजन है? कुछ विद्युत साधित्रों के नाम लिखिए, बताइए जिनमें स्विच उनके अंदर ही निर्मित है। यानी कि यहाँ पूछा गया कि विद्युत स्विच हम क्यों इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि स्विच जो है एक सरल युक्ति है जो विद्युत धारा के प्रवाह को रोकने या प्रारंभ करने के लिए परिपथ को तोड़ता अथवा पूरा करता है। कुछ विद्युत साधित्र जो हैं जिनके स्विच उनके अंदर ही निर्मित होते हैं, जैसे माइक्रोवेव, फ्रिज, चावल का जो कुकर, चावल जो है आपको माइक्रोवेव है, या फिर जो प्रेशर कुकर होता है इलेक्ट्रॉनिक वाला, वो स्वचालित लौह की इस्त्री है, टोस्टर है, या फिर जो आपका जो पेटीज मेकर वगैरह है, या फिर जो सैंडविच मेकर है, उसके अंदर ही स्विच होते हैं जो कि अपने आप ऑटो ऑन ऑटो ऑफ हो जाते हैं। छठवां प्रश्न है, चित्र 12.14 में सुरक्षा पिन की जगह यदि रबड़ लगा दें तो क्या बल्ब दीप्तमान होगा। देखिए, जैसा कि हमने बताया था, रबड़ जो है विद्युत का कुचालक होता है, तो रबड़ अगर लगा देंगे तो विद्युत का बल्ब दीप्तमान नहीं होगा। क्या चित्र 12.15 में दिखाए गए परिपथ में बल्ब दीप्तमान होगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो बल्ब का परिपथ है वो दिखाया गया है, यानी एक सिरा जो है धनात्मक और दूसरा जो है ऋणात्मक से जोड़ा गया है। हालांकि यहाँ पर आप एक चीज देख पा रहे हैं, जैसा कि आप यहाँ पर इसे फील कर पा रहे हैं, यहाँ पर जो दोनों सिरे हैं वो बल्ब के एक सिरे से ही जोड़ दिए गए हैं। जैसे बल्ब का एक निचला यहाँ पे एक सिरा होता है और एक यहाँ पर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर तार जो है दोनों एक ही सिरे से जोड़ दिए गए हैं, इसलिए बल्ब ये नहीं जलेगा। 8वां प्रश्न है, किसी वस्तु के साथ चालक परिक्षेत्र का उपयोग करके यह देखा गया कि बल्ब दीप्तिमान होता है। क्या इस वस्तु का पदार्थ विद्युत चालक है या विद्युत रोधक? व्याख्या कीजिए। देखिए, चूंकि यहाँ पे बल्ब दीप्तिमान हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो पदार्थ लगा हुआ है विद्युत का चालक है। अगर विद्युत का रोधक होता तो बल्ब दीप्तिमान नहीं होता। 9वां प्रश्न है, आपके घर में स्विच की मरम्मत करते समय विद्युत मिस्त्री रबड़ के दस्ताने क्यों पहनता है? क्योंकि आप लोग पता ही है, आप लोगों को रबड़ जो है विद्युत की रोधक होती है, विद्युत की कुचालक होती है। तो रबड़ के दस्ताने पहनने की वजह से जो मिस्त्री होता है उसको विद्युत का करंट नहीं लगता है, विद्युत का झटका नहीं लगता है और वो आराम से मरम्मत कर पाता है। 10वां प्रश्न है, विद्युत मिस्त्री द्वारा उपयोग किए जाने वाले औजार जैसे पेचकस और प्लायर्स के हाथों पर प्राय प्लास्टिक या रबड़ के आवरण चढ़े होते हैं। क्या आप इसका कारण समझा सकते हैं? जैसा कि हमने बताया था कि प्लास्टिक और रबड़ दोनों ही विद्युत के कुचालक होते हैं, इसलिए ये मिस्त्री को जो है विद्युत के झटकों से बचाते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए आज के इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।